हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आज 12वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रवक्ता परीक्षा, जीटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है। ठीक है, तब वहाँ पे जो है कीमतों में वृद्धि कम हो जाती है। यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। यदि करारोपित वस्तु, ठीक है, करारोपित वस्तु मान लीजिए है ये, यदि करारोपित वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत, ठीक है, ये जो है वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, तो मांग की तुलना में कीमतों में जो होती है वो वृद्धि कम हो जाती है। ठीक है, और यदि इसी करारोपित वस्तु में फर्म लागत ह्रास नियम के अंतर्गत, ठीक है, ये वृद्धि हो गया, और ये अगर ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है तो कारण कीमतों में वृद्धि कर की मात्रा जो है अधिक हो जाएगी। और यदि जो है इस वस्तु का उत्पादन लागत समता नियम का पालन करता है, ठीक है, समता नियम का पालन करता है, तो कर के कारण कीमत में जो वृद्धि होगी वह कर के बिल्कुल बराबर होगी। जब वृद्धि नियम फॉलो करेगा तो वृद्धि कम होगी, अब जो ह्रास नियम फॉलो करेगा तो वृद्धि ज़्यादा होगा, और जब समता नियम फॉलो करेगा तो ये बिल्कुल उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका कब वृद्धि कम हो रही है, तो पहला ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएगा। फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, तब जो है आपका वृद्धि कम हो जाएगा कर की मात्रा में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है, ये किसने कहा था? तो जे.एम. किन्स ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जे.एम. किन्स ने कहा था, एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने पास कुछ नगद मुद्रा रखता है, मतलब कुछ पैसा रखता है। जब वह किसी को अपने इस तरल कोष यानी अपने मुद्रा कोष से कुछ उधार देता है तो वह तरलता का परित्याग करता है, यानी अपने मुद्रा का परित्याग करता है, और इस तरलता के परित्याग के बदले उसे जो पारितोषिक प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, वही ब्याज होता है। तो ये किसने, यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था किन्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बचत गुणक परिभाषित है, तो बचत गुणक का परिभाषित के अनुसार कौन सा फार्मूला है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, के बराबर I/R, जहाँ के का मान हो जाता है 1/MPS, यानी MPS क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति है। ठीक है, जब बचत गुणक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण रिसाव है, क्योंकि सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, ये जितना अधिक होगा, ठीक है, गुणक का आकार उतना ही कम होगा। अर्थात कह सकते हैं कि के बराबर अगर 1 MPS, यानी सीमांत बचत जितना ही अधिक होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका के बराबर I/R। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बचत गुणक के लिए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बाजार कीमत है, तो बाजार की कीमत किससे आंकी जाती है? तो अल्पकालीन संतुलन कीमत से। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्पकालीन संतुलन कीमत से। जैसे बाजार की पूर्ति में तनिक भी परिवर्तन ना किया जा सके, ठीक है, बाजार की पूर्ति में तनिक भी परिवर्तन कुछ ना किया जा सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्पकाल बाजार। ठीक है, अल्पकाल या बाजार काल कहते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में पूर्ति केवल जो है उपलब्ध स्टॉक पर ही निर्भर करती है। मार्शल ने कहा था, अति अल्पकाल एवं अल्पकाल में जो है मांग पूर्ति क्रियाशील में स्थापित संस्थिति अस्थायी होती है, पर जैसे जैसे समय की अवधि बढ़ती जाती है, अर्थात कहें हम दीर्घकाल या सामान्य मूल्य की ओर बढ़ते जाते हैं और संस्थिति अस्थायी होती जाती है। ठीक है, तो बाजार की कीमत जो है अल्पकालीन संतुलन कीमत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुणक होता है, तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं बचत गुणक के बारे में, जहाँ के बराबर I/R पढ़े हैं। ठीक है, और के का मान हम लोग पढ़े हैं 1/MPS, यानी MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक
ठीक है। तो इसको पढ़ें तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/MPS। तो इसी को क्या कहा जाता है, गुणक कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर K बराबर पूछेगा यानी बचत गुणक पूछेगा तो I/R हो जाएगा, K बराबर I/R हो जाएगा, जहाँ K क्या है, गुणक है, और K का मान कितना होता है 1/MPS। तो यहाँ केवल गुणक पूछा है तो गुणक का मान कितना हो जाएगा 1/MPS, MPC, ठीक है, सॉरी MPC है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, MPS सही है, ठीक है, ये पहला नहीं सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। हम थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन हो गया। तो K बराबर I/R होता है, बचत गुणक बराबर, अब K का मान क्या होता है 1/MPS। जो MPS क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति है, जिसे गुणक के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत कैसा होता है। तो औसत स्थिर लागत जो होता है ये उत्पादन की बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है। औसत स्थिर लागत जो होता है उत्पादन के बढ़ने के साथ ये घटता जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये AFC यानी उत्पादन लागत है, Y एक्सिस X एक्सिस ये कॉस्ट हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्पकाल में जो है कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनीय होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी प्रति इकाई पर लगने वाली औसत स्थिर लागत जो है क्रमशः कम होती जाएगी। इसलिए जो AFC है, औसत स्थिर लागत है, वक्र की ढलान नीचे की ओर गिरती हुई होगी, पर कभी जो है आधार पक्ष को स्पर्श नहीं करेगी, इसको जो है ये स्पर्श नहीं करेगी, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि AFC कभी शून्य नहीं होता है, ठीक है। औसत स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए कहा जा सकता है कि AFC जो होगा वो अति परवलयाकार वक्र होगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अति परवलयाकार वक्र की ओर बढ़ती जाती है, और उत्पादन जब बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप उत्पादन इतना है तो ये धीरे 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 आपका घटता जाएगा, कुछ समय ऐसा आएगा कि वो सीधे निकल जाएगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत निश्चित की जाती है तो वो उद्योग के द्वारा की जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किसी एक फर्म के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, फर्म के द्वारा नहीं होता है, मूल्य का निर्धारण जो होता है वो उद्योग के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्योग से अभिप्राय है किसी वस्तु की सहजाती इकाइयों की उत्पादन तथा बिक्री करने वाली फर्मों के सम्मिलित रूप से है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी। साम्य फर्म, इसको जो है संस्थिति फर्म भी कहा जाता है, इसको भी, ये भी कभी कभी पूछता है संस्थिति, ठीक है, संस्थिति फर्म के नाम से भी इसको कभी कभी दे दिया जाता है। तो इसकी अवधारणा पीगू ने दिया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पीगू द्वारा ये दिया गया था। पीगू मानता है कि उद्योग जो है संस्थिति या साम्य की स्थिति में हो तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में जो है साम्य स्थिति में हो, ठीक है, और जिसमें न विस्तार की प्रवृत्ति हो और न संकुचन की प्रवृत्ति हो। पीगू ने इसीलिए इस फर्म को जो है संस्थिति फर्म या साम्य फर्म की कहा था, ठीक है। तो ये फर्म जो दिया था पीगू ने दिया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वाकर ने किया था। वाकर ने ही बताया था कि लाभ और लगान अलग अलग हैं, ठीक है, इन्हीं ने इसको बताया था कि लाभ और लगान दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था कि लाभ लगान भी क्या 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 अंतर हो सकता है। लाभ तथा लगान दोनों आधिक्य वर्ग के हैं। लगान जो है सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, और कभी कभी दोनों हो सकता है। और लाभ जो होता है वो प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में ही उत्पन्न होता है, पर लगान जो है प्रावैगिक या अस्थैतिक दोनों ही अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। तो ऐसे इन्होंने महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए थे, और दोनों में जो है ये बताए थे कि दोनों समान नहीं है, तो ये वाकर महोदय ने दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था।
अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग ऊपर पढ़े हैं, लेकिन वो दूसरे रूप में पूछा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोफेसर कीन्स ने ही कहा था कि कोई व्यक्ति रहता है तो कुछ पैसा वो अपने पास रखता है, ठीक है, और उसी पैसा को किसी व्यक्ति को उधार दे देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मुद्रा, वो जो पैसा होता है उसका परित्याग कर देता है, ठीक है, उसका परित्याग कर देता है। फिर उसी पैसे के बदले उसको क्या मिलता है, पारितोषिक मिलता है। अब वही पारितोषिक क्या कहलाता है, तो ब्याज कहलाता है। तो यही ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये कीन्स महोदय ने इसको दिया था। अब पिछला प्रश्न में हम ऐसे ही प्रश्न को पिछली बार ही पढ़े थे, ठीक है। ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, शायद 22वां क्वेश्चन था, हम लोग पढ़े हैं। तो वो भी यही क्वेश्चन सेम था, लेकिन वह पूछने का तरीका अलग हो गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चेम्बरलिन का विचार था कि जब श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, जब श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, पर वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है श्रमिक को जो मजदूरी दी जाएगी वह उसके सीमांत आय के बराबर होगी, पर उसका शोषण होगा जो उसके सीमांत मूल्य उत्पादन तथा मजदूरी की दर के अंतर के बराबर होगा। और श्रम का जो शोषण होगा उसे जो है एकाधिकारिक शोषण कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब श्रम का शोषण होगा तो सीमांत आगम उत्पादकता से जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान क्या होता है, तो लगान जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिकार्डो मानता है कि लगान भूमि की आपूर्ति की सीमितता का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप जो है जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा निष्क्रिय भूमि के अभाव में जो है लगान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। साधन बाजार में जो है साधन की कीमत भी उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। साधन की मांग जो है प्रत्यक्ष मांग नहीं होती है, क्योंकि मांग तो वस्तुओं या पदार्थों की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी जो है बढ़ जाती है, जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक साधन की बाजार मांग क्या कहलाता है, तो व्युत्पन्न मांग होती है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी वस्तु की मांग इसलिए होती है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष उपयोगिता उपभोक्ता को मिलती है। इस प्रकार साधन की भी उपयोगिता होती है, पर वह व्युत्पादित होती है क्योंकि साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है जिनकी मांग जो है बाजार में की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस चित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा, फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा कि E2 पर होगा। फर्म का संतुलन जो होगा वो E2 पर जो है होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे MR बराबर जो है EMC हो रहा है, ठीक है। MR बराबर EMC, MR क्या है आपका सीमांत आय है, ठीक है, सीमांत आय, और EMC बराबर क्या है सीमांत लागत, ठीक है। तो यहाँ पे AR यहाँ पे क्या है, ये सीमांत आय है और सीमांत ये लागत है। तो जब सीमांत आय बराबर क्या आपका हो जा रहा है, सीमांत आय जो हो जाएगा, सीमांत आय बराबर क्या हो जाएगा, सीमांत लागत हो जाएगा। तो जब दोनों लागत और सीमांत आय और सीमांत लागत जब दोनों बराबर हैं तो जो लास्ट बिंदु होगी आपका E2, उस पर जो है इसका संतुलन निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्म का संतुलन जो होगा वो अंतिम बिंदु यानी E2 पर जो है वो जाकर के संतुलित होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ और आगे बढ़ता तो यहाँ पे कोई बिंदु होता तो वो जो है उसकी संतुलन बिंदु E3 पे हो जाती, ऐसा ही ये बढ़ता चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।